नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अपना चैनल है इस पर केवल और केवल एनसीईआरटी का ही बताया जाएगा, इसके अलावा नहीं बताया जाएगा। तो एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे और बिल्कुल आप नोट्स बनाते रहें और बिल्कुल हाथ से बनाए हुए जो नोट्स हैं वो ही मैं आपके सामने यहाँ शेयर कर रहा हूँ। एक वीडियो में हम एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे, नाइन्थ के एक चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो लगभग हम ये मान के चलते हैं 15 क्लासों में हम पूरे कंप्लीट, अगर बड़े चैप्टर है तो उसके 2 पार्ट बनाने पड़ सकते हैं, अन्यथा आपको एक चैप्टर में ही कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा एनसीईआरटी का जो भी है। तो शुरुआत करेंगे आज हम हमारे पहले, और कंपटीशन के लिए अगर मैं बात करूं तो रामबाण साबित होगा आपका। ये जो भी मैं आपको करवा रहा हूं ये बिल्कुल रामबाण साबित होगा, याद रखना। कंपटीशन के लिए रामबाण लिख लेना इस चीज को, रामबाण, ठीक है। ये बिल्कुल रामबाण साबित होगा भैया, मैं पहले बता रहा हूं आपको। तो बिल्कुल चलो शुरुआत करते हैं अपन चैप्टर की। तो ये रहा अपना चैप्टर की पहला जो चैप्टर है उस वहां से अपन शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल देखो, हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे, हमारे जो आसपास के जो पदार्थ हैं उनकी हम बात करेंगे। जो कि पहला टॉपिक अपना जो है वो है पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ की अगर बात करें तो देखिए, पदार्थ का द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, यानी वजन, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भैया, केजी। याद रखना, जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनको साइड में लिखते चलें। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, केजी है, याद रखें इस चीज को। तो पदार्थ का द्रव्यमान होता है जिन्हें हम महसूस किया जा सकता है, जिन्हें छू सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, जो स्थान घेरती हैं। और वस्तुओं का क्या होता है, आयतन होता है। वस्तुओं का क्या होता है, आयतन। बिल्कुल मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, अभी हमारा 9th क्लास का चल रहा है। 6th क्लास एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 7th क्लास एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 8वीं क्लास एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ बीच बीच में आपको 10th क्लास के चैप्टर भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल आप अलग अलग नोट्स बनाइए, 9th के अलग बनाइए, आप 6ठी क्लास के आप अलग बनाइए, 7वीं के अलग बनाइए। अगर आप अच्छे से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन यहीं से आता है एनसीईआरटी में से, ठीक है। बिल्कुल, तो याद रखना पदार्थ कहते किसे हैं, कि पदार्थ का एक तो द्रव्यमान होता है, याद रखें इस चीज को। पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान होता है जिन्हें महसूस कर सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, और जो स्थान घेरती है उन सबको हम क्या कहते हैं, वह उनको पदार्थ कहते हैं, पदार्थ। बिल्कुल याद रखें। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा है, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। अंडरलाइन करें इसको, बिल्कुल पंच तत्व कहते हैं। भारत के जो प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा है, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। अगर वीडियो की स्पीड कम आ रही तो आप स्पीड बढ़ाकर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, देखो, एक तो वायु होता है, एक पृथ्वी होती है, एक अग्नि होती है, और एक जल होता है, और एक आकाश होता है। ये बात आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से पंच तत्व नहीं है, या निम्न में से पंच तत्व है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्रह्मांड में याद रखना कि जो भी पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, चाहे वह निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, ठीक है, वो पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इस बात को आप नोट कर लें। और जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी 9th, और ये हमारा अगर बात करें जो पीडीएफ जो आपके सामने चल रही है, पार्ट मतलब 1 नंबर है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं। ये रहा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, यानी पदार्थ की विशेषता पढ़ेंगे। पदार्थ की विशेषता, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ ले लो आप दुनिया में, जो पदार्थ इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है मौजूद है, वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल ये बात आप नोट कर लें, ठीक है। और पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान। आप कोई भी कण ले सकते हैं, जैसे आपने कोई ईंट लिया आपने, या कोई पत्थर आपने लिया है, या आपने चौक लिया,
या आपने पेन लिया या आपने इसके अलावा कोई भी पदार्थ लिया, दुनिया में से कोई भी पदार्थ आपने लिया है, उनके बीच, उनके कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। इस बात को आप नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और एक बात याद रखना, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और ये गतिज ऊर्जा होती क्या है? जो गति के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण है? गति के कारण उत्पन्न होती है। अब गति के कारण कैसे? जैसे पंखा चल रहा है, पंखा जो चल रहा है वो उसमें गतिज ऊर्जा है, पानी बह रहा है उसमें गतिज ऊर्जा है, हवा बह रही है या हवा चल रही है, गतिज ऊर्जा है, घोड़ा दौड़ रहा है उसमें गतिज ऊर्जा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो याद रखना, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। चलो नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं, ये रहा नेक्स्ट जो विशेषता है हमारे पास कि पदार्थ की अगर हम बात करें, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं आकर्षित? क्योंकि पदार्थों के जो कण होते हैं उनमें क्या होते हैं? आवेश होते हैं। क्या होते हैं? आवेश। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर आप बालों में अगर हम कंघी को बार बार फिराते हैं, उस कंघी को फिर हम कहां ले जाएं? यानी उस कंघी को हम किसी कण के पास ले जाएं तो वो कण उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। या आप एक सबसे बेस्ट उदाहरण अभी कर सकते हैं, पढ़ते समय आप एक पेन लीजिए जिससे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। नोक वाले भाग को छोड़कर जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको बालों में घिसिए और कागज के छोटे छोटे टुकड़े यहां डाल लीजिए और उस पेन को जब बालों में रगड़ के उसके पास ले जाएंगे तो कागज के कण आकर्षण बल के कारण, किसकी वजह से? आकर्षण बल की वजह से अट्रैक्ट यानी आकर्षित हो जाएंगे, चिपक जाएंगे उसमें, ठीक है। तो याद रखना, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है और ठोस के कणों के बीच आकर्षण अधिक होता है। ठोस, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं ना वो आपस में बंधे हुए होते हैं। द्रव में ठोस से कम और गैस में सबसे कम होते हैं, कम होता है आकर्षण बल। याद रखना, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। सबसे कम आकर्षण बल लगता है गैस में, याद रखना, क्योंकि गैस के कण थोड़े दूर दूर होते हैं जबकि आकर्षण वाले जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी पीडीएफ है उसके बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो आज आ गई हमारे पास पीडीएफ 2 पेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, इसके बाद में देखो कैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट को जल में एक बीकर है, ठीक है। ये थोड़ा शुद्ध आप कर लेंगे इसको, यानी आप, ये बीकर है एक, ठीक है ना, ये बीकर लिखा हुआ है, में डालने पर इसका रंग पानी में फैल जाता है। अगर पोटेशियम परमैग्नेट की अगर हम बात करें, किसकी? पोटेशियम परमैग्नेट। हाँ, जैसे इसमें यहां लिखा हुआ है पोटेशियम परमैग्नेट। देखिए पोटेशियम परमैग्नेट की अगर हम बात करें, यानी आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, थोड़ा अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट कर सकते हैं इसको, है ना, पर मैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट। अगर हम पोटेशियम परमैग्नेट की अगर बात करें तो पोटेशियम परमैग्नेट का सूत्र होता है KMnO4, ठीक है। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है KMnO4। ये है पोटेशियम परमैग्नेट का यानी सूत्र होता है, आप साइड में कहीं नोट कर लें, ठीक है। इसके विलयन का अगर बात करें हम तो ये बैंगनी रंग का होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना, बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का पोटेशियम परमैग्नेट। अगर हम इसकी बात करें पोटेशियम परमैग्नेट, इसको शुद्ध कर ले, आप थोड़ा सही लिख लेंगे, जल के में बीकर में डालने पर इसका रंग पानी में फैल जाता है, पानी में रंगीन हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान। देखो ये कोई गिलास है, इसमें ये पानी भरा हुआ है
और इसमें हम क्या डाल देते हैं KMNO4 यानी KMNO2 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं KMNO2 डाल देते हैं इसमें, KMNO4 2 नहीं 4 डालेंगे इसमें ना, KMNO4 डाल देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पानी में रंग फैल जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अरे हम घर में जैसे मान लीजिए नींबू पानी बना रहे हैं तो नींबू का जो रस है वो पूरे पानी में चला जाता है, ठीक है ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना टॉपिक है पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे। देखो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा गया है पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन क्या बात याद रखनी है, मुख्य रूप से ये 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और इसके अलावा कौन सी है, बोस आइंस्टीन। इसके अलावा कौन सी है भैया, बोस आइंस्टीन। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना, बोस आइंस्टीन। इसके अलावा प्लाज्मा, ये नई है, याद रखना। ठोस, द्रव, गैस, ये हम मुख्यतः पढ़ेंगे, इनको हम पढ़ते नहीं हैं। जबकि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं एनसीईआरटी में, 5 बताई गई हैं, लेकिन हम पढ़ते मुख्यतः कितनी बताई हैं, 3, मुख्यतः 3 बताई है, कुल टोटल पूछे तो 5 होती हैं। इस बात को आप नोट कर लें भैया अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अपना, ये रहा ठोस की अगर हम बात करें, देखो ठोस की, इसके बाद में हम द्रव की बात करेंगे और गैस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहा देखिए ठोस, यहां जो डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, इसमें ठोस में क्या होता है कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, पास पास होते हैं, ये थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के कण थोड़े और भी दूर दूर होते हैं, है ना। ये सिर्फ मैं आपको 9th के अकॉर्डिंग बता रहा हूं भैया, ठीक है। केवल 9th हमारा मोटो क्या है, 9th का पढ़ाई करना, मतलब 9th में कितना दे रखा है, ठीक है, 10वीं में कितना दे रखा है, 7वीं में कितना दे रखा है, 8वीं में कितना दे रखा है, और फिर हम बायोलॉजी पढ़ेंगे 11वीं की, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते। देखो ठोस की अगर हम बात करें तो ठोस में रिक्त स्थान कम होता है, इस बात को आप नोट कर लें, और द्रव अवस्था में ठोस से ज्यादा और गैस से कम रिक्त स्थान होते हैं, और गैस में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होते हैं। और ठोस अवस्था में आकर्षण बल अधिक लगता है, इसमें आकर्षण बल ठोस से कम और गैस से ज्यादा लगता है, और गैस में आकर्षण बल कम होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में ये जो अपने पास अगला अंतर है इनमें कि ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि याद रखना जैसे ठोस क्या है, जैसे कोई पेन है, कोई बर्फ है, कोई गिलास है, कोई पत्थर है, कोई ईंट है, इनका आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार तो बर्तन की तरह होता है, पात्र के जैसा होता है। द्रव को जिस पात्र में आप डालेंगे उसी का जैसा वो रंग बदल देता है। बिल्कुल जैसे आपके पास बोतल रखी हुई है, उसमें पानी देखिए आप, तो पानी बोतल की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट गिलास में डालेंगे तो गिलास की तरह हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये रहा कि यहां हम बात करें नेक्स्ट गैस के लिए, तो गैस में क्या होता है, गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट ये रहा अपने पास। इसके बाद में चौथा जो पॉइंट है, गैस के कणों के मध्य गति कम होती है क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा होता है, और द्रव के कणों के मध्य ठोस से ज्यादा और गैस से कम गति होती है, जबकि गैस के कणों के मध्य गति ज्यादा होती है, इसमें संपीड्यता ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा संपीड्यता, बहुत बार क्वेश्चन आता है, नोट कर लेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो नोट कर लो भैया, मैं पहले कह रहा हूं नोट करते जाओ जो चीजें मैं बोल रहा हूं, ठीक है। वीडियो की स्पीड ज्यादा है, आप धीमा करके देख सकते हैं, अगर स्पीड धीमी है तो आप तेज करके देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप अगर आपके यहां अगर स्क्रीन पर अगर अच्छा वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही तो क्वालिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो याद रखना गैस के मध्य गति क्या होती, गैस के कणों के मध्य गति कम होती है, अधिक होती है, बिल्कुल संपीड़ितता ज्यादा होती है इसमें। नेक्स्ट देखिए एक परिभाषा दे रखी विसरण कि ये विसरण क्या होता है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, दो कोई पदार्थ है उनका स्वतः मिलना या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। जैसे मैं बात करूं भैया सेंट है, उस सेंट को आप एक कोने में लाकर यहां उसको यहां
डालते हैं तो वो गैस जो है बेटा, गैस के जो कण हैं वो पूरे कमरे में फैल जाएंगे। याद रखना, क्योंकि विसरण का गुण होता है उसमें। कौन सा गुण होता है? विसरण। और विसरण क्या है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना, यानी दो पदार्थों का कणों का स्वतः मिलना, ये विसरण होता है। जैसे गंध का हमारे नाकों तक पहुंचना, जैसे गंध का हमारे नाकों तक पहुंचना, ये बात आप अच्छे से याद कर लेंगे उदाहरण को, बहुत बेस्ट उदाहरण है। नेक्स्ट इसके बाद में ये रहा, देखिए कि द्रवों में विसरण। किसमें विसरण? द्रवों में विसरण हम पढ़ेंगे कि द्रवों में विसरण की अगर हम बात करें तो ये आपके पास यहां दे रखा है द्रवों में विसरण। द्रवों में गैसों का घुलना, जैसे पानी में ऑक्सीजन का घुलना, ठीक है। वो पानी जो होता है उस पानी में ऑक्सीजन घुली होती है, तो जलीय जीव जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, याद रखेंगे। जैसे मछलियां हैं, ठीक है। मछलियों की अगर बात करें तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। द्रवों में ठोस का घुलना, ठीक है, द्रवों में ठोस का घुलना, तो चीनी को आप अगर द्रव में घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं तो घुल सकता है बिल्कुल। ये बात आप याद रख लें, नोट लगा के लिख लें भैया बेस्ट तरीके से। नोट लगा लें। ठोस, द्रव, गैस में विसरण संभव है। इन सब में, ठोस में भी विसरण संभव है, द्रव में भी विसरण संभव है और गैसों में भी विसरण संभव है, लेकिन सबसे ज्यादा गैसों में संभव है, सबसे ज्यादा गैसों में संभव है। लेकिन तीनों अवस्थाओं में विसरण संभव है, इस चीज को आप नोट कर लें बिल्कुल। नेक्स्ट अपने पास ये रहा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? देखो, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में, जैसे देखो अपने पास ये बर्फ है, ठीक है, बर्फ ठोस है, तो इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। यहां मैं लिक्विड लिखूंगा और यहां मैं गैस लिखूंगा, ठीक है। ये द्रव है, ये क्या है अपने पास? वाष्प या गैस है, और ये क्या है अपने पास? ठोस है। तो पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, ठोस से द्रव में बदल सकते हैं, द्रव से ठोस में बदल सकते हैं, इधर द्रव से गैस में बदल सकते हैं, और गैस को अगर ठंडा कर देंगे हम तो द्रव में बदल सकते हैं। इस बात को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है पदार्थ के कणों में परिवर्तन लाने वाली भौतिक कुछ विधियां हैं। कारकों में परिवर्तन लाने के लिए अपने पास यहां अगर बात करें कारक जिससे अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन के लिए ताप व दाब की जरूरत पड़ती है। अगर हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है? ताप व दाब की जरूरत पड़ती है, या ताप व दाब पर निर्भर रहता है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। और यही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। स्टार लगाते जाओ भैया, पढ़ते जाओ, आराम से नोट्स बनाते जाओ, स्पीड कम कर लीजिए वीडियो की, तुरंत देख के उतार लो इस चीज को, और देखकर फिर समझ लो और आगे चलते रहो बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आता है, पहला आता है अपने पास तापमान परिवर्तन का प्रभाव। किसी भी अवस्था में तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जो कि पहले भी आपने पढ़ा है, ठीक है। जिससे पदार्थ के कणों में कंपन होता है, कंपन होने लगता है और आकर्षण बल तोड़ देते हैं, ये आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, जिससे पदार्थ अपने निश्चित स्थान को छोड़कर गति करने से पिघल जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। जैसे ठोस की अगर बात करें 0 सेंटीग्रेड पर, यानी बर्फ है 25 पर, यहां अपने पास 25 सेंटीग्रेड तरल है। गैस की अगर बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास जल वाष्प में बदल जाता है, यानी 100 सेंटीग्रेड पर। इस चैप्टर के 9 लास्ट में मैं आपको नोट लिखवा के लिखूंगा कि केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, फॉरेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे अपन, 5-10 क्वेश्चन भी लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अलावा कि हम अगर बात करें, ये आता है गलनांक। देखिए गलनांक होता क्या है? सबसे पहली चीज तो गलनांक है क्या अपने पास, ठीक है। तो गलनांक क्या है? किसी ताप पर किसी पदार्थ का गर्म होना गलनांक कहलाता है। किसी ताप पर किसी पदार्थ का क्या होना? गर्म, गलनांक है। और किसी ताप पर किसी पदार्थ का उबलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। दोनों परिभाषा बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। देखिए तापमान का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय।
अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार इसका मात्रक होता है केल्विन, और केल्विन का प्रतीक क्या होता है भैया, कै होता है, कै याद रखेंगे, कै तापमान का, ठीक है, केल्विन होता है एसआई मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्फ का गलनांक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बर्फ का गलनांक कितना है, ठीक है, 273.15 केल्विन होता है बर्फ का गलनांक। इस बात को आप नोट कर लें भैया, नोट, अर्थात ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। अभी बताऊंगा आपको पूरा क्वेश्चन क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब क्वेश्चन ये बन गया, ये बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, ऊपर जो पढ़ाए ये क्वेश्चन बन गए भैया। इन चीजों को आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, और हम बच्चों से भी बार बार रिवाइज करवाते हैं स्कूल में जब पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते, नेक्स्ट अपने पास अगर हम बात करें तो यहां आ चुका है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन बहुत पढ़ा होगा आपने। ऊर्ध्वपातन है क्या, सीधी सी चीज तो आप ये सुनो, ऊर्ध्वपातन का आप जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे, छठी सातवीं में, तो आपने कपूर वाला उदाहरण तो सुना होगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल कपूर, कपूर को आपने सुना होगा। कपूर क्या काम आता है वो आप देख सकते हैं घर में, ठीक है। पदार्थ की अवस्था जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाती है, किस में बदल जाती है, गैस में। यहां अगर बात करें ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं भैया, ठोस, कपूर ठोस है, कपूर क्या है अपने पास, ठोस है, कपूर अपने पास क्या है भैया, ठोस है, याद रखें इस चीज को। और कपूर ठोस से सीधा किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, द्रव में नहीं बदला भाई, लिक्विड में नहीं बदले, डायरेक्ट ठोस से गैस में और गैस से भैया ठोस में, तो यही तो क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल यही क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। पदार्थ की वह अवस्था जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में तथा गैस से ठोस में बदलना, इस प्रक्रिया को कपूर का ऊर्ध्वपातन किया जाता है, कपूर का, ठीक है। किसी ठोस पदार्थ का गैस में बदलना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है, तथा गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण। इंपॉर्टेंट चीज, ऊर्ध्वपातन नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट निक्षेपण है, इसको आप अंडरलाइन करके लिखें, नोट्स बनाए अच्छे से भैया, ठीक है। बिल्कुल आप अगर हाथ से नोट्स लिखेंगे तो कामयाब हैं। पीडीएफ को आप ले लिया, पीडीएफ ने कोई फायदा नहीं है, पीडीएफ का, पीडीएफ को क्या है पढ़ेंगे नहीं, फोटोकॉपी करवा के डाल दिया आपने, कम से कम इसको देखकर आप लिख रहे हो, वो है इंपॉर्टेंट चीज, वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि निक्षेपण क्या है। तो याद रखना, गैस से सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है, और ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अभी चार्ट आ रहा है, उसके माध्यम से समझाऊंगा कि ठोस से द्रव में जाएंगे तो कौन सी विधि, द्रव से आप गैस में जाएंगे तो कौन सी विधि, गैस से आप द्रव में आएंगे तो कौन सी विधि, और आप द्रव से ठोस में जाएंगे तो कौन सी विधि। 6% है अलग से 6%। जैसे ठोस से गैस में आप जा रहे हैं भैया, ऊर्ध्वपातन, और आप गैस से सीधे किस में आ रहे हैं, ठोस में आ रहे हैं, तब वो कहलाता है, क्या कहलाएगा वो निक्षेपण कहलाता है। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम की हम बात करें तो आपने छठी क्लास में ही पढ़ लिया था इसको, बिल्कुल छठी क्लास में आपने इस डायग्राम को पढ़ लिया था, भूले नहीं हैं आप इस चीज को, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें, यहां एक उल्टा कीप रखा हुआ है, उल्टा कीप, यहां ये उल्टा कीप रखा हुआ है, यहां ये क्या रखा हुआ है, एक उल्टा कीप रखा हुआ है, और इस उल्टे कीप पर यहां रुई रखी हुई है, रुई, ताकि जब हम यहां इस जो चीनी मिट्टी का जो बर्तन है, इस चीनी मिट्टी के बर्तन को गर्म करेंगे हम किसकी सहायता से, बर्नर की सहायता से। एक स्टैंड होता है, और ये स्टैंड कौन सा होता है, तीपाई वाला होता है, जिसके 3 पैर होते हैं। चीनी मिट्टी का ये बर्तन है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कपूर का वाष्प हो रहा है, ठोस कपूर, ठीक है। यानी जैसे कपूर को आप गर्म करेंगे तो कपूर ठोस में है, यहां ठोस में है, और ठोस से भैया सीधे किस में जा रहा है, वो गैस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, और वाष्प में बदलने के बाद में वो इस पैंदे पर जाकर चिपक जाता है, इस कीप के यहां इन दीवारों पर जाके चिपक जाता है, ठोस में बदल जाता है, वो सीधा ठोस से गैस में बदला, गैस से जाके वहां ठोस में बदल गया। याद रखना इस चीज को, ऊपर रुई लगी हुई है तो ये बाहर नहीं निकल पाता है गैस, ठीक है।
चलो ये डायग्राम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आ गया, वो तो ताप का प्रभाव था, अब आता है दाब का प्रभाव। क्योंकि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो ताप और दाब पर निर्भर करती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस चीज को बिल्कुल। अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे, अगर आप मन से पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे, ये एक क्या है, आपसे वादा है। तो दाब का परिवर्तन, यहां आपको एक पिस्टन नजर आ रहा होगा, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये एक सिलेंडर है, इसमें ये गैस भरी हुई है, ये इसमें क्या भरी हुई है, कंप्लीट गैस भरी हुई है। आपने देखा होगा कि घर में जो सिलेंडर होता है उसमें जो गैस होती है वो कम से कम 14.5 kg के आसपास होती है, ठीक है। अब वो गैस इतने छोटे सिलेंडर में क्यों भरी जाती है, दाब लगा के, क्या लगा कर, दाब लगाकर भरी जाती है। याद रखें इस चीज को, दाब का परिवर्तन। ये सिलेंडर है जिसमें ये पिस्टन है, पिस्टन से उस गैस को दबाया जाता है, देखो दबाने के बाद में ये गैस के कण और बिल्कुल नजदीक आ गए, और दाब लगाएंगे पिस्टन से तो ये और भी नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। जो ज्यादा गैस थी उसको बहुत कम क्षेत्र में ले आए अमन, इसीलिए घर में जो सिलेंडर होता है एलपीजी जो भरी जाती है, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, याद रखें इस चीज को, इस फुल फॉर्म को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक छोटे से सिलेंडर में भर देते हैं उसे पिस्टन से दाब लगा के, दाब परिवर्तन। क्योंकि पदार्थ में दाब लगाकर उनकी अवस्थाओं को बदला जा सकता है, ताप और दाब दोनों लगा के, बिल्कुल याद रखें इस चीज को, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट हम इसके बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लगभग हम इस चैप्टर के एंड में आ चुके हैं भैया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब हम बच्चों को समझाते हैं तो काफी समय लगता है इसको समझाने में, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइज करें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आपका लेवल यानी वो 9th क्लास में नहीं बैठे हैं आप अभी, ठीक है ना, अभी आप 9th में नहीं बैठे हैं। इसलिए ये जब हम बच्चों को करवाते हैं तो लगभग हम ये 10 दिन में करवाते हैं चैप्टर, एक ही चैप्टर 10 दिन में। लेकिन यहां हम एक ही वीडियो में पढ़ रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी जितना हो सके उसको रिवाइज कर लें। क्योंकि हमें 6वीं क्लास पढ़नी है कंप्लीट, 7वीं पढ़नी है, 8वीं पढ़नी है, 9th कंप्लीट पढ़नी है, 10वीं कंप्लीट पढ़नी है, 11वीं पढ़नी है, तो आप साइंस को अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलो हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच दूरी बढ़ाने पर या दूरी घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, बिल्कुल ये सत्य चीजें हैं। अभी पिस्टन को आप दबा रहे थे, दूरी कम हो रही थी ना, यानी गैस के कण आपस में नजदीक आ रहे थे भैया। और आप जब जैसे पिस्टन को दूर करेंगे तो आप, अभी सिलेंडर की हम बात करें तो सिलेंडर में देखना, आप जब सिलेंडर को हिलाते हैं तो लिक्विड नजर आता है, लेकिन वो लिक्विड नहीं होता है, वो गैस होती है, ठीक है। वो द्रव में कैसे बदल गया भैया, उस पर पिस्टन से दाब लगाकर वो गैस सीधी लिक्विड में चेंज हो गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, परिवर्तन करना हो तो दाब बढ़ाने से या घटाने से अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ये बात आप याद कर लें। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें कि सिलेंडर में भरी गैस दाब लगाकर अधिक मात्रा में गैसों को तरल रूप में बदलकर एक छोटे सिलेंडर में भरा जाता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। जैसे मैंने अभी सिलेंडर का बात की थी, एलपीजी की बात की थी, जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं घर में, है ना, जो सिलेंडर होते हैं, तो उनमें जो एलपीजी गैस भरी जाती है घर में, तो वो याद रखना दाब लगाकर ही भरी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी चैप्टर के अंदर, देखिए यहां लिखा हुआ है शुष्क बर्फ क्या होता है। देखिए शुष्क, इसको थोड़ा शुद्ध कर लें क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये स्टूडेंटों ने ही बना रखे हैं ना, शुष्क, क्योंकि हम क्लास में पूरा लिखवा देते हैं, ठीक है, पूरा याद है, लेकिन जो नोट्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊं ताकि आप कम समय में वीडियो को रोक कर भी उस नोट्स को आप उतार सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दी बोल दिया, स्पीड से आपने वीडियो चला रखा है, समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा धीमा रखें वीडियो को और नोट्स जरूर उतारें भैया आप, है ना। तो ठोस CO2 जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है, अत्यधिक उच्च दाब में रखने से यह ठोस अवस्था में रह पाती है। अगर इस पर दाब ज्यादा लगा रखा है, उच्च दाब लगा रखा है ना, तो ये ठोस अवस्था में रह पाती है। अन्यथा एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर, एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर, एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना
सीधे गैस में बदल जाती है। भैया बहुत बार आता है, जो बर्फ होती है ना उसमें कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। फ्रिज के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखना फ्रिज के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही हम फ्रियोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रियोन। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात कर रहे थे अपनी जो शुष्क बर्फ है, ठीक है। तो याद रखना ठोस CO2 को द्रव में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाती है। यही कारण है कि ठोस CO2 को ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं। याद रखेंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में इंपॉर्टेंट आपके लिए काम की चीज आ रही है भैया, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इसका पूरा नाम है एटमॉस्फेयर। यहां लिखा हुआ है हिंदी में, गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब यानी गैसीय दाब मापन का क्या है, मात्रक है, तथा दाब का SI, अरे SI का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसका मात्रक होता है पास्कल, PA लिखते हैं। याद रखना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना, स्टार लगा लेना भैया, ठीक है। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब को के मापन का मात्रक है तथा दाब का SI मात्रक क्या है, पास्कल है। पास्कल को हम PA से व्यक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन आता है वो भी बहुत, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास वो है तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरारूपण करेंगे कि कौन सी पदार्थ को किस में बदले तो क्या बनता है। देख, तो आप देख सकते हैं ये आ गई अपने पास। यहां मैं यही बताना चाह रहा था आपको उस टाइम पे हम जब चर्चा कर रहे थे कि देखो ये द्रव है, ये ठोस है और ये गैस है। ये अपने पास क्या है, ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। तो पहली चीज तो 6 क्वेश्चन यही याद हो जाएंगे आपको। देखो कौन से, यहां ध्यान दो, इस डायग्राम में ध्यान दो कि देखो अगर हम ठोस से द्रव में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, द्रव में, तो उस क्रिया को कहते हैं संगलन। याद रखना ठोस से द्रव में बदलना संगलन कहलाता है, याद रखना। और द्रव से ठोस में बदलना ये कहलाता है जमना। क्या कहलाता है, जमना। 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव से गैस में बदलना या वाष्प में बदलना। भैया इसको हम वाष्प भी कहते हैं, है ना, इसे हम वाष्प भी कहते हैं। तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं भैया। वाष्पीकरण अभी आएगा, जस्ट अपने टॉपिक है। द्रव से सीधे गैस में बदलना, सीधे किस में बदलना, गैस में बदलना, वाष्पीकरण कहलाता है। और गैस से सीधे द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन, संघनन। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ठोस से सीधे गैस में बदलना, जैसे कपूर को आपने बदला था, डायग्राम में देखा था, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और सीधे गैस से किस में बदलना, ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। 6 क्वेश्चन, छक्का लग गया भैया, यहाँ 6 लग गया भैया यहाँ, ठीक है। राजस्थान में कहते हैं ना छक्का लग गया भैया, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं यहाँ 6 लग गया भैया। याद रखना 6 क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट ये रहा अपने पास, नेक्स्ट इसी के बारे में कि जल का किस में बदलना, जल का वाष्प में उड़ना या वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण देखो यहाँ थोड़ा उस बच्चे ने सही नहीं लिखा, शुद्ध नहीं लिखा है, तो आप इसको शुद्ध कर लेंगे क्योंकि मैंने ये बच्चे से ही नोट्स लिए हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। वाष्पीकरण, ठीक है ना, ये थोड़ा शुद्ध लिख लें भैया आप। शुद्धिकरण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको शुद्ध कर लें भैया बिना देखे, क्योंकि आप सब समझदार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको आती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और हमेशा अपने मन को संतुष्टि में रखें आप, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में आता है देखो, सतह क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। याद रखेंगे वाष्पीकरण की दर। अगर मान लीजिए एक अपने पास छोटे बर्तन में पानी भरा हुआ है, एक अपने पास यहाँ कुछ एक चौड़ा बर्तन है, मतलब थाली है, एक प्याली है, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहां भी पानी भरा हुआ है, तो वाष्पीकरण की क्रिया सबसे ज्यादा किस में होगी भाई, जो चौड़ा बर्तन होगा उसमें वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा होगी। याद रखना जल्दी पानी सूख जाएगा। इसीलिए तो कपड़ों को हम बिल्कुल खोल के सुखाते हैं
ताकि कपड़े जल्दी सूख जाएं, क्योंकि उनमें वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होती है, अधिक होती है। ताप में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है, याद रखना। तापमान को भी बढ़ा देंगे, आप पानी को गर्म कीजिए, वाष्प बनकर उड़ जाएगा वो, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपने पास ये रहा तीसरा पॉइंट, कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है भैया कि गर्मियों में वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होती है। वही मैंने बताया ना, क्योंकि गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, जब गर्म है तो वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्दियों में वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, कम। वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, कम होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। आर्द्रता में कमी के कारण वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। याद रखना, आर्द्रता में कमी के कारण, कि अगर पानी की कमी है तो भैया वाष्पीकरण की क्रिया प्रभावित होगी, वाष्पीकरण की क्रिया होगी नहीं। अरे पानी नहीं होगा, आर्द्रता ही नहीं होगी तो वाष्पीकरण क्रिया नहीं होगी। भैया मैं कह रहा हूं ना, इसको शुद्ध करके आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करेंगे, ये रहा पांचवा पॉइंट अपने पास, कि वायु की गति में वृद्धि होने के कारण वाष्पीकरण की क्रिया भी ज्यादा होती है। अगर तेज हवाएं चलती हैं तो भी याद रखना वाष्पीकरण की क्रिया तेज होती है, बिल्कुल लास्ट एंड में। और ये आ गए हैं हम लास्ट में, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित कर, वाष्पीकरण के उदाहरण, ठीक है। अगला टॉपिक अपना है वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण, ठीक है। वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण कि गर्मियों में मिट्टी के घड़े में रखे पानी का ठंडा होना, क्योंकि मिट्टी के घड़े में क्या होते हैं, सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब वो छिद्रों से जैसे गर्म हवाएं टकराएंगी तो पानी बाहर आएगा, पानी वाष्प के रूप में उड़ेगा और ठंडा हो जाएगी। पानी की उसकी जो घड़ा है ना, मटका जो है, उसकी सतह ठंडी हो जाएगी भैया। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना, ये 4 क्वेश्चन लेके आया हूं, 4 चौका लग चुका है भैया यहाँ, ठीक है। हथेली पर इत्र या एसीटोन या पेट्रोल को रखने से ठंडक महसूस होती है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया होती है भैया, याद रखना इस चीज को, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। जैसे आपने पेट्रोल रखा, पेट्रोल उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा तो जैसे हवा आपकी टकराएगी ठंडा महसूस होगा। गर्मियों में कूलर व ठंडक होना, यह भी वाष्पीकरण की वजह से होता है। और सूती कपड़े ठंडे होते हैं, और सूती कपड़ों में छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं, जिससे पसीने का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे सतह ठंडक महसूस करती है। नेक्स्ट, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेके आया हूं भैया मैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है 9th का, एनसीईआरटी 9th, और ये 9वां पार्ट था अपने पास, मतलब 9वीं पीडीएफ थी, ठीक है। आप दिनेश सर से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और भैया यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल पूरा एनसीईआरटी का करवाऊंगा भैया, ये आपसे वादा है, ये आपसे वादा है, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी करवाऊंगा आपको। छठी क्लास करवाऊंगा, 7वीं करवाऊंगा, 8वीं करवाऊंगा, 9th चली रही है आपकी, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट 10वीं साइंस कंप्लीट बिल्कुल। अगर आप इन क्लासों में पढ़ते हैं तो भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो बहुत बहुत फायदा होगा आपको। कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स उतारो आप अपने हाथ से, पीडीएफ कबाड़ने की कोशिश मत करो, आप नोट्स बनाओ भैया अच्छे से, ठीक है। प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को पहले सुलटाएंगे भैया, फिर बायोलॉजी को सुलटा देंगे कंप्लीट, ठीक है। फिर इसके बाद में फिजिक्स के पढ़ेंगे हम, कुछ प्रौद्योगिकी के चैप्टर भी दे रखे हैं वो भी पढ़ेंगे, कुछ रोग के चैप्टर दे रखे हैं वो भी पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप इस चैनल पर बने रहें, यह आप ही का चैनल है। धन्यवाद।